आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। महाराष्ट्र और झारखंड में इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन तमाम पार्टियों ने लगाई पूरी ताकत। महाराष्ट्र में नड्डा और खड़गे की रैली, जबकि झारखंड में शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी की तशहीर। दिल्ली में खतरनाक आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा बगैर कोर्ट की इजाजत के नहीं हटेगा ग्रेड 4। एनसीआर रियासतों से 12वीं तक की क्लासें ऑनलाइन मोड में चलाने को कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले बयान पर बीजेपी का जवाबी हमला। बीजेपी लीडरों ने कहा, कांग्रेस की शिकस्त को जाहिर करता है ये बयान। आम आदमी पार्टी को लगा धचका, कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल। कैलाश गहलोत ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन से मुतासिर होकर बीजेपी में हुआ शामिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ब्राजील पहुंचने पर हुआ शानदार इस्तकबाल। वजीर आजम मोदी रियो डी जेनेरियो में मुनक्किद होने वाले G20 सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने नई मुंबई में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस पर तकसीम करने और फूट डालने की सियासत का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी और एनडीए की क़यादत में महायुति हुकूमत तरक्की के साथ आगे बढ़ रही है। कभी कांग्रेस के जमाने में सुना कि कभी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखी? आपने कभी सुना कि शरद पवार जी ने कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखा? इन लोगों ने बांटो, फूट डालो और राज करो अपना ही मैनिफेस्टो लेकर के 5 साल बाद फिर से आ जाते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने काम करने के बारे में चर्चा नहीं की। लेकिन महायुति एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और इसीलिए न जात पर, न पात पर, न जातिवाद, न भ्रष्टाचार, सिर्फ एक बात, विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद। इस बात को लेकर के हम आगे चले। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में हर सियासी पार्टी वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि रियासत में अघाड़ी की हुकूमत बनने के बाद रियासत में खवातीन को खुसूसी सहूलियात दी जाएंगी, किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे और जात पर मबनी मर्दमशुमारी भी की जाएगी। हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं। और झारखंड में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। दरअसल गैर कानूनी दरअंदाजों का मसला झारखंड में एक बड़ा मसला बन गया है। साबिक वजीर आला और बीजेपी लीडर चंपाई सोरेन ने यकीन दिलाया है कि संथाल परगना से बांग्लादेशी दरअंदाजों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। झारखंड संथाल परगना धरती सिद्धू करनी धरती में जो बांग्लादेशी घुसपैठ जो और यहाँ का आदिवासी का जनसंख्या जो घट गया, सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ को उखाड़ के फेंकना। शेखर जी, जिसे समेत या समेत शेखर जी के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के करडिया असेंबली हल्के में वाक़ है, जो जैन मत के अहम तीर्थ स्थलों में से एक है। ये रियासत झारखंड के बुलंदतरीन पहाड़ पारसनाथ पर वाक़ है, जहां मुल्क और दुनिया भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पहुंचती है। यहां भी 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। हमारे नामा निगार अजीत द्विवेदी ने यहाँ के मसाइल और इंतखाबी मसाइल को समझने की कोशिश की। पानी की व्यवस्था पहले होनी चाहिए और बिजली की समस्या जरूरी है। और हम लोग यहाँ पर 32 साल से हैं, भाड़े के मकान में हैं। कॉलोनी पास हुई, ज़मीन मेरे पास नहीं है। सरकार ने ज़मीन देने की बात हुई थी। यहाँ का ब्लॉक वाले वीडियो सीओ कहते हैं ज़मीन नहीं देंगे।
शिखर जी में जमीन नहीं है। मूलभूत समस्या है स्वास्थ्य का। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थस्थल रहने के बावजूद यहाँ स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है। जब तीर्थयात्री पार्श्वनाथ पर्वत को चढ़ते हैं तो वहाँ भी कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था रहने के कारण हर एक साल दर्जनों तीर्थयात्री का मौत पर्वत पर ही हो जाता है। दूसरा, सड़क है, बिजली है, पानी है। अब अभी चुनाव का मौसम, उसके बाद भी 5 दिनों से पानी का सप्लाई बंद है। यहाँ एक भी कॉलेज नहीं है। यहाँ के बच्चे को गिरिडीह जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। ये बहुत बड़ा समस्या है यहाँ का। खा पी के ही फेंक देते हैं, मेन उसको वही है, क्योंकि ये हमारा तीर्थ है, सबसे बड़ा जैनों का कहलाया जाता है, तो मेन इसको देखना चाहिए। पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है और बिजली तो खैर कह दीजिए 24 घंटा में 14 घंटा ही रहना है, उससे ज़्यादा नहीं रहना है। बिजली पानी का समस्या यहाँ पर है, आने जाने का सुविधा होता है बार बार, पानी का तो सुविधा है ही नहीं यहाँ पर, सिंचाई की भी सुविधा नहीं है। पानी का बहुत दिक्कत है, पानी का बहुत समस्या है, डेली समस्या है। एक बराकर इंटेक में चलता है, उसमें डेली का वो है कि पानी देता नहीं है, कभी 4 दिन देता है, 4 दिन नहीं देता है, फिर महीना दिन छुट्टी, बहुत समस्या है पानी। साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैलाश गहलोत ने मरकजी वजीर मनोहर लाल, दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा और दीगर बीजेपी लीडरों की मौजूदगी में बीजेपी की रुकनियत ली। एक दिन कबल गहलोत ने वजारती ओहदे और आम आदमी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। इस मौके पर कैलाश गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ना आसान कदम नहीं था, अन्ना तहरीक के वक्त से ही मैं पार्टी से वाबस्ता था। कैलाश गहलोत ने वाज़ेह किया कि पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया है। राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कैलाश गहलोत की तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी तनकीद की। मरकजी वजीर ने सियासी जमातों में दाखिली इंतजामात का मुवाजना करने की भी बात की। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो सब पार्टियों का अपना एक बाह्य आवरण होता है, उसी को देख करके ही शायद ज्वाइन करता होगा। आम आदमी पार्टी को देख करके ज्वाइन किया होगा, लेकिन जब कोई पार्टी कोई राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हो जाता है तब वो आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। निश्चित रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, उसकी तुलना की होगी। और इससे पहले भी बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े हैं। हरियाणा हुकूमत के वजीर अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए खज़ा का दौर आ गया है और इसके पत्ते झड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले तमाम ईमानदार लोग अब उसे छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है पतझड़ आ गई है और इनके पत्ते टूट के गिरने लगे और ये धीरे धीरे आप आगे जाके देखना, जितने ईमानदार लोग हैं वो सब छोड़कर भागेंगे, क्योंकि वो इस पार्टी में आए थे इस पार्टी का ईमानदारी का मुखड़ा देखते, लेकिन वो मुखड़ा धूमिल हो चुका है और वो हर आदमी जानता है। तो इसलिए अब जितने ईमानदार आदमी हैं वो सब इसको छोड़ के भागेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पुणे से लोकसभा के रुकन और मरकज में ताउन के वजीर मुमलिकत मुरलीधर मोहोल महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। कोऑपरेटिव के वजीर मुमलिकत ने कहा कि मगरबी महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव में गुज़िश्ता कुछ सालों में तरक्की और किसानों को दी गई टैक्स रिलीफ ने माहौल को बदल दिया है। हमारे नामानिगार धीरज कुमार ने मुरलीधर मोहोल से बातचीत की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल मौजूद हैं। सर, 20 नवंबर को चुनाव है, आखिरी समय चल रहा है, क्या आ रहा है रुझानों में, किस तरीके से महायुति वर्सेस एमबीए है? नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जिस तरह से
पिछले 10 साल में मोदी जी की गवर्नमेंट में सरकार ने महाराष्ट्र के लिए बड़ा योगदान दिया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में आए, 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पिछले 10 साल में महाराष्ट्र में आए। ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। और उसके बाद पिछले 2.5 साल में जो हमारी महायुति की गवर्नमेंट राज्य में काम कर रही है, एकनाथ जी शिंदे साहब है, देवेंद्र जी, अजित दादा के नेतृत्व में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। क्षेत्र के बारे में कहा जाता है ये सहकारिता का क्षेत्र है, आप सहकारिता मंत्री हैं, तो किस तरीके से बदला है यहाँ की फिजा, यहाँ की नजरिया, अगर वोटर के लिहाज से हम देखें? बिल्कुल, इस महाराष्ट्र में सहकारिता बहुत बड़ी है। यहाँ से महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है उससे मुझे लगता है कि तकरीबन 50% से ज्यादा जनसंख्या सीधे सहकारिता से जुड़ी हुई है। गांव में पैक्स हो, डेयरी हो, शुगर इंडस्ट्री हो, इससे सीधी तरह से यहाँ की जनता जुड़ी हुई है। जो हमारे किसान है वो जुड़े हुए हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में इस वक्त भी हैं और 58 सीटें हैं। आप यहाँ के मंत्री हैं, इस इलाके का नेतृत्व आपके पास है। एक तरह से कहें कि 58 सीटों का जिम्मा आपके पास है। क्या कहेंगे 58 सीटों के बारे में? आज की तारीख में अगर हम देखते तो 58 सीटों में से 42 सीटें तो हमारी है महायुति की है, जिसमें हमारे आज विधायक है। और मैंने अभी जो कहा कि हमने इतना काम किया है, तो उसके बदौलत हमारे सीट और बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से बीते सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जरूर जनता का विश्वास हमारे साथ है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पुणे। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम पर अमल दरामद की मांग करने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रैप 3 को नाफिज करने में ताखीर पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। अदालत ने कहा कि जब AQI 300 तक पहुंच गया तो ग्रैप 3 को क्यों नाफिज नहीं किया गया। साथ ही अदालत ने पूछा कि जब 11 नवंबर के पास ही AQI 300 को अबूर कर गया था तो ग्रैप 3 को नाफिज करने के लिए 14 नवंबर तक क्यों इंतजार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने NCR के तहत आने वाली रियासतों से कहा है कि वो ग्रैप 4 के तहत लगाई गई पाबंदियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अदालत ने तमाम रियासतों से इस बारे में निगरानी रखने के लिए कमेटी बनाने को भी कहा है। साथ ही दिल्ली हुकूमत और बाकी रियासतों से कहा है कि लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए निजाम बनाएं। अदालत उस्मा ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर AQI बेहतर होता भी है तो भी बगैर कोर्ट की इजाजत के ग्रैप 4 नहीं हटाया जाएगा। कोर्ट ने तमाम रियासतों और मरकजी हुकूमत से जुमेरात तक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने NCR रियासतों से कहा है कि 12वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलाई जाए। दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी पर सियासत अब तेज होती जा रही है। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल ने सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन पर मास्क तकसीम किए। इसी सिलसिले में वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के हालात की भी सख्त मजम्मत की और कहा कि दिल्ली की हालत खराब होती जा रही है, इसे रोकने के लिए पंजाब में पराली जलाना बंद करना होगा। आलूदगी की ये सूरत हाल दिल्ली हुकूमत के नाक़िस कामकाज की वजह से है और लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक हवा का म्यार शदीद ज़ुमरे में बरकरार है। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर मामले पर आला हुक्काम के साथ मीटिंग की, रियासत में अमन कायम करने की बात कही। इसके अलावा वजारत दाखिला मणिपुर में नीम फौजी दस्तों की 50 इजाफी कंपनियां तैनात करेगी। क़ब्ल-ए-ज़ी वजारत दाखिला के हुक्म के बाद NIA एजेंसी ने मणिपुर पुलिस से इन मामलात को अपने हाथ में ले लिया है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने मणिपुर में तशद्दुद से मुतालिक 3 मामलात को अपनी तहवील में लिया है। एजेंसी ने इन मामलात को मणिपुर पुलिस से अपने हाथ में ले लिया है। इन वाक़यात के नतीजे में जानी नुकसान, हवा और नज़्म नस्क में खलल पड़ा। वज़ारत दाखिला मणिपुर में अमन बहाल करने की कोशिशें कर रही है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी भी किस्म के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ारत दाखिला के जारी करदा हालिया हुक्म के बाद एजेंसी ने मणिपुर पुलिस से इन मामलात को अपने कब्जे में ले लिया है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद ब्राजील पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। ब्राजील के 2 रोजा दौरे पर वजीर आजम मोदी रियो डी जेनेरियो में मुनक्किद होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इस छोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम मोदी मुख्तलिफ आलमी मसाइल पर भारत का नुक्ता नजर पेश करेंगे। इस दौरान वजीर आजम मोदी की कई लीडरों से मुलाकात का भी इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रियो डी जेनेरियो में होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। होटल के बाहर मौजूद भारत निजात शहरियों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वहां की भारतीय बिरादरी वजीर आजम मोदी के दौरे ब्राजील को लेकर काफी पुरजोश नजर आई। वजीर आजम मोदी की आमद पर भारतीय कम्युनिटी के खवातीन ने गरबा डांस भी किया। वैदिक नारों के साथ वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल किया गया। विश्व विद्या संस्थान से वाबस्ता लोगों ने वैदिक मंत्रों का जाप भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो उनका वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया और इस टीम के जो मैं कहूं कि एक प्रमुख हैं जो आचार्य विश्वनाथ, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की। आइए उन्हीं से जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा उनसे बातचीत के दौरान। व्हाट पीएम हैज टोल्ड यू ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन विद यू? Oh, he was very happy. He said, "I'm very impressed. Sundaram, Sundaram, Sundaram." He was very proud. And then he asked how long we were studying. Then I explained to them that they were all students in the Vishwavidya Gurukulam here in Brazil, and they are dedicating themselves to Vedanta, and they chant these mantras every day. So for us, it's a big honor to be able to express our gratitude to this tradition through him. So how do you feel after meeting with Prime Minister Modi? I got very emotional because for us means a lot. So it's like being able to express how much we have received from this tradition. In Brazil, Vedanta has changed the life of many people, you know, and we being able to show our dedication, our effort, it's very fulfilling. तो ये कह रहे हैं कि किस तरह से वेदांत ने इनके साथ साथ और भी कई लोगों को जीवन को बदलने का काम किया, और प्रधानमंत्री ने जब इन्हें कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है तो इससे ये और भी प्रेरित होने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो, ब्राजील। अगली खबर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में महकमा इनकम टैक्स के स्टॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने 6 मैगजीन का इजरा भी किया। CBDT के चेयरमैन ने इनकम टैक्स की तरफ से मुनक़िदा नुमाइश का भी जायजा लिया। यहाँ खास तौर पर जादुई खेल के जरिए मुल्क में इनकम टैक्स के जरिए अपना किरदार अदा करने पर भी जोर दिया गया। यही नहीं, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को इनकम टैक्स के बारे में भी आगाह किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में भी सब रहा है, चर्चा का विषय रहा है कि हमारा जो कलेक्शन है दोनों कॉरपोरेट टैक्स में भी और नॉन कॉरपोरेट टैक्स में भी, दोनों अगर देखें तो बढ़ा है। हम रिफंड्स भी जो है काफ़ी वैसे प्रॉम्प्टली हम लोग दे रहे हैं, और आप देखेंगे पिछले साल से आपके रिफंड्स में भी वृद्धि हुई है। तो हम ना तो टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, बट अगर जहाँ पर रिफंड्स ड्यू है तो वो भी हम दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी अच्छा टैक्स बढ़ रहा है। तो आशा है बिल्कुल, और विश्वास भी है कि जब ये वित्तीय वर्ष एंड होगा तो हम लोग ना ही इसको अचीव करेंगे बट इसको एक्सीड भी करेंगे। भारत ने स्मार्टफोन की बरामदात में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अक्टूबर के महीने में मुल्क के स्मार्टफोन की बरामदात 200 करोड़ रुपए के हिस्से को अबूर कर गई है। यह अब तक का सबसे बड़ा माहाना रिकॉर्ड है। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। यह आदाद-ओ-शुमार आलमी मोबाइल सप्लाई चेन्स में मुल्क की बढ़ती हुई साख को जाहिर करते हैं। रवा माली साल के पहले 7 महीनों के दौरान भारत की स्मार्टफोन की बरामदात 1060 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई।
ये गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 37% ज्यादा है। मुल्क से स्मार्टफोन की बरामदात में एप्पल के आईफोन का हिस्सा सबसे ज्यादा है। दरिस्ना स्मार्टफोन PLI स्कीम से हुकूमत की आमदनी में इजाफा हुआ है। PLI स्कीम की वजह से मुल्क के स्मार्टफोन सेक्टर ने अपनी सरमायाकारी से 19 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया है। माली साल 2021 से 24 के दौरान सिनत ने सरकारी खजाने में 1,10,000 करोड़ रुपए का हिस्सा डाला और 12,55,000 करोड़ रुपए के फोन बनाए। इसी मुद्दत के दौरान हुकूमत ने 5,800 करोड़ रुपए की मराद भी दी है। इस तरह PLI स्कीम ने न सिर्फ पैदावार, बरामदात और मुलाजमतों को बढ़ाया बल्कि हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा किया। दूसरी जानिब PIL स्कीम की वजह से मुल्क में मोबाइल फोन की पैदावार में इजाफा हुआ। वहीं मेक इन इंडिया के असरात और बढ़ती हुई लोकलाइजेशन की वजह से मुल्क की दरामदात में कमी भी आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में शायद पहली बार सैमसंग, एप्पल, वर्लपूल, डिक्सन और हेव्स जैसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की दरामदात में कमी आई है। और असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने 17 साल मुकम्मल होने पर मृत्युंजय 108 एम्बुलेंस सर्विस की कामयाबियों पर रोशनी डाली। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि मृत्युंजय 108 एम्बुलेंस सर्विस ने अपने 17 साल के ऑपरेशन के दौरान 66 लाख से ज्यादा हंगामी तिब्बी मामलात को संभाला है और 2 लाख से ज्यादा जानें बचाई हैं। इस वक्त रियासत में 800 एम्बुलेंसें हैं, जिससे 7 वाटर एम्बुलेंस हैं जो रियासत के मुख्तलिफ इलाकों तक रसाई को यकीनी बनाती हैं। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 को इस बार तरक्की याफ्ता भारत नौजवान रहनुमा मकालमे के तौर पर मनाया जाएगा। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बारे में मालूमात दी हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तरक्की याफ्ता भारत के विजन को मद्देनजर रखते हुए नौजवानों को अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया जाएगा। मुल्क के कोने कोने से मुंतखब 3,000 नौजवान भारत मंडपम में होने वाले 2 रोजा प्रोग्राम में शरीक होंगे। इस प्रोग्राम में तरक्की याफ्ता भारत चैलेंज के तहत क्विज और मजमून जैसी सरगर्मियों का भी इनेकाद किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन दिया। ये विकसित भारत के विजन में युवाओं का क्या सुझाव है, युवा अपना कंट्रीब्यूशन कैसे अदा करे। देश में विकसित भारत चैलेंज कंपटीशन आयोजित करके कुल मिला के 2 दिन के लिए देश के 3,000 यूथ भारत मंडपम में आएंगे। भारत मंडपम में आने के बाद उसको वहां 2 दिन का सेशन रहेगा, अलग अलग सेशन रहेगा। उसमें ग्लोबल एंड नेशनल आइकॉन उसमें उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।